हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का जियोग्राफी की बुक द अर्थ इन द सोलार सिस्टम। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। इसका मतलब है कि कितना आश्चर्यजनक, कितना सुंदर लगता है अगर हम आकाश को यानी बादल को शाम के बाद देखते हैं, जब सूरज ढल जाता है उसके बाद। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। हम जब भी देखेंगे स्काई को तो हमें दिखेगा कि कुछ चमकती हुई चीज़ें हमें दिख रही हैं, एक दो या उससे ज़्यादा। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे कुछ जो ब्राइट चीज़ें हमें दिख रही थी वो धीरे धीरे और होती जा रही हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। लेकिन अब आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, आप उसको गिन नहीं पाएंगे। द होल स्काई इज़ फिल्ड with the tiny shining objects. Some are bright, others dim. पूरा आकाश छोटे छोटे चमकती हुई चीज़ों से भर जाएगा। उसमें से कुछ बहुत चमकीले होंगे तो कुछ कम चमकीले। It seems as if the sky is studded with diamonds. ऐसा लगेगा जैसे पूरा आकाश हीरो से भरा हुआ है। They all appears to be twinkling. उनमें से सारे टिमटिमा रहे होंगे। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से कुछ टिमटिमा नहीं रहे होंगे। इसका मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे आसमान में जो टिमटिमा रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो टिमटिमा नहीं रहे होंगे। और एग्जैक्टली मून मान लो, जैसे कि चाँद टिमटिमाता नहीं है लेकिन उसकी शाइन सिर्फ दिखती है, वैसे ही कुछ ऐसे होंगे जो टिमटिमा रहे होंगे, कुछ नहीं टिमटिमा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. इन छोटे छोटे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, देखिए अब आप ब्राइट ऑब्जेक्ट से समझ गए होंगे कि ये जाहिर सी बात है तारों की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही चमकीले ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें मून भी दिखेगा, हमें दिखेगा हर दिन अप्रॉक्स। अप्रॉक्स का मतलब होता है लगभग हर दिन हमें चांद दिखेगा। आगे पढ़ते हैं। इट में हाउएवर अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशन। और हम देखेंगे कि अलग अलग समय में ये हमें अलग अलग आकार और अलग अलग जगह पे दिखता है। मतलब कि कभी हम देखेंगे कि पूरा चांद निकला है, कभी हम देखेंगे कि आधा चांद निकला है, कभी हम देखेंगे बहुत थोड़ा सा दिखता है और कभी रहता ही नहीं है, फिर कभी आ जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। मतलब कि आप एक महीने में अप्रॉक्स एक बार पूरे चांद को देखते हैं। तो एक महीने में ऐसा एक दिन होता है जब आप पूरे चांद को देखते हैं, और उस रात को हम क्या कहते हैं? फुल मून नाइट, ठीक है। और इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णिमा की रात। अ फोर्थ नाइट लेटर, फोर्थ नाइट का मतलब होता है 14 दिन का गैप, ठीक है। तो अभी फुल मून नाइट बीत गया तो उसके 14 डेज़ बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। उसके 14 दिन बाद आपको मून देखने को भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स 14 दिन पहले फुल मून नाइट और उसके बाद लास्ट में न्यू मून नाइट होगा, जिसको हम हिंदी में अमावस्या बोलेंगे, ठीक है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। उस दिन आप अच्छी तरह से आकाश को देख पाएंगे क्योंकि पूरी क्लियर नाइट होगी, एकदम साफ़ रात होगी जहाँ आप सब कुछ आसानी से देख पाएंगे। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। अब एक क्वेश्चन आता है कि आप रात को तारे देखते हैं, रात को चांद देखते हैं, लेकिन दिन में सिर्फ सूरज क्यों दिखता है, चांद और तारे क्यों नहीं दिखते? तो इसका कारण है इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। इसका मतलब कि सन की इतनी रोशनी होती है कि वो नाइट के समय आने वाले जितने भी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी लाइट को हम तक पहुंचने नहीं देता। इसका मतलब उसकी रोशनी ज़्यादा है तो हमारे तक वो रोशनी जल्दी आ जाती है, ठीक है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। इसका मतलब सूरज, चाँद और जो भी ऑब्जेक्ट्स चमक रहे हैं वो सभी एक साथ क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है।
Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ celestial bodies, हमने बता दिया पहले ही कि celestial body क्या है, सन, मून और जो हमें चमकती हुई चीज़ें दिख रही है यानी स्टार्स भी। तो सम सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़े और बहुत गर्म होते हैं, वो गैसेस के बने होते हैं, इनके पास इनकी खुद की लाइट और हीट होता है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स कहते हैं, और सन भी एक स्टार है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। इतने सारे चमकते हुए तारे जो हमें दिखते हैं वो एक तरह से सन जैसे ही हैं, क्योंकि मैंने बताया सन भी एक स्टार है और जो चमकते हुए अनगिनत सितारे हैं वो भी एक स्टार, वो भी स्टार्स हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। इसका मतलब है कि हम उसकी हीट और लाइट को अपने तक महसूस नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अभी दोपहर में जाके बाहर खड़े होंगे तो आपको गर्मी लगेगी क्योंकि आप उस सन की हीट और लाइट को फील कर पा रहे हैं, लेकिन रात में आपको स्टार्स की हीट एंड लाइट फील नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। सन हमें इतना बड़ा दिखता है लेकिन स्टार हमें इतने छोटे दिखते हैं, तो वो हमसे कितने दूर होंगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। आगे लिखा हुआ है ये बात। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. लिखा हुआ है कि अगर आप ध्यान से देखें तो हम कोई भी चीज़ बहुत दूर से दिखते हैं तो वो हमें छोटी दिखती है। How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. कितना सही एग्जाम्पल है कि आप हवाई जहाज़ को जब देखते हैं तो हवाई जहाज़ हमें कितना छोटा दिखता है क्योंकि हम उससे बहुत दूरी पे हैं। आप ये फिगर देख सकते हैं, यहाँ स्टार्स को देख लिए, अभी इसके बारे में आगे आएगा। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. जब आप रात में आसमान को देखेंगे तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिखेंगे, मतलब कुछ लाइंस अगर खींची जाए उनसे तो फिर स्टार्स में कुछ रिलेशन दिखेंगे। These are called constellation, और इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। पैटर्न समझने के लिए ध्यान दीजिए बेटा। देखिए, मान लीजिए कुछ स्टार्स हैं जो मैं बनाने जा रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये स्टार्स हैं जो बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए ये छोटे छोटे स्टार्स हैं, ठीक है। अभी स्टार्स को अगर हम मिलाने की कोशिश करें, ठीक है, लाइन बना के ऐसा, तो देखिए ये एक पैटर्न बना रहा है, मतलब ये कुछ चीज़ बना रहा है। लाइक एक ऐसा हो गया, ठीक है, फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है। रुकिए, ये सारे जो छोटे छोटे मैं बना रही हूँ वो सारे क्या हैं? स्टार्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। जैसे ये एक पैटर्न हो गया, ठीक, तो ये सारे क्या हैं? स्टार्स के अलग अलग टाइप हैं, ठीक है। इसके अलग अलग पैटर्न्स हैं जो हमें दिखते हैं जब हम रात को आकाश में देखते हैं तब, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ऐसे ही पैटर्न्स का एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है उर्सा मेजर, जिसको हम बिग बियर भी कहते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टिलेशन इज सप्तऋषि, सप्त 7 ऋषि सेट्स. It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. अब यहाँ दिया हुआ है कि जब हम आकाश को देख रहे हैं तो हमें पैटर्न्स दिखते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि उर्सा मेजर इसका एक एग्जाम्पल है। अब उर्सा मेजर के बाद यहाँ लिखा हुआ है कि उसको सप्त ऋषि भी बोल सकते हैं। अब सप्त ऋषि क्या है? सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है साधु या सेजेस, ठीक है। तो 7 स्टार्स से मिलके ये एक कंस्टिलेशन बना है, मतलब स्टार्स का यानी तारों का एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, और वो ऐसा कुछ बना हुआ। तो आइए इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे सप्तऋषि बना हुआ है। सप्तऋषि मैंने पहले बताया 7 स्टार्स का यानी 7 सितारों का समूह है जो एक पैटर्न फॉर्म करता है, और जिस पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं? कंस्टिलेशन, ठीक है। तो ये 7 तारे हैं, ठीक है। अभी इन 2 तारों के सामने आपको ऐसा सीधा देखना है तो आपको नॉर्थ स्टार यानी पोल स्टार दिखेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए नॉर्थ स्टार। याद रखिएगा ये आपको कब कैसे करना है? आपके ईस्ट की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए, वेस्ट की तरफ आपकी पीठ होनी चाहिए, तभी आपको ये स्टार्स की डायरेक्शन अच्छे से समझ में आएगी।
ठीक है, अभी आप पैटर्न और नॉर्थ स्टार की पोजीशन से डायरेक्शन समझना क्लियर हो गया। ठीक, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इसका मतलब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास अपना हीट और लाइट नहीं होता। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ लिखा है, याद रखिएगा इस बात को, और आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ में क्या क्या आते हैं। सन आता है, ठीक है, और उसके बाद मून आता है, ठीक है, फिर उसके साथ अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, जितने भी साइन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दे आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ द स्टार्स। लेकिन वो किसके सहारे अपने आप को प्रज्वलित करते हैं, मतलब किसके सहारे उन्हें दिखता है, वो है स्टार्स। यानी स्टार्स में, यानी सितारों में जो लाइट है उसके वजह से उन्हें प्रकाश मिलता है। याद रखिए, अगर मैं तारे बोल रही हूँ तो सन भी एक तारा है और मैं सन को भी तारों के समूह में ही काउंट कर रही हूँ। ठीक है, सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। और ऐसे बॉडीज़ मतलब ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक, द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेशिया विच मीन्स वॉन्डरर। जो ग्रह शब्द है वो एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक एक भाषा है, जैसे हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो ये एक भाषा है। तो वैसे ही ग्रीक भाषा है जिसका एक शब्द है प्लैनेशिया, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर। ठीक है, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। हम पृथ्वी पे रहते हैं और ये पृथ्वी भी एक ग्रह है। ऐसे कितने ग्रह हैं, ऐसे 8 ग्रह हैं। ठीक है, जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, लेकिन उन्हें लाइट कौन देता है, स्टार्स देते हैं। उस स्टार में क्या है, सन हो सकता है, मून हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, उजाला देती हैं, रोशनी देती हैं। जैसे जब सुबह होती है तो देखिए हमें सूरज से रोशनी मिलती है, ठीक है, और जब रात होती है तो हमें चाँद से रोशनी मिलती है। क्यों? क्योंकि हम एक ग्रह हैं, हमारे पास हमारा खुद का हीट और लाइट नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, यहाँ फिगर दिया हुआ है हमें सोलर सिस्टम का कि क्या है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ आपको सन दिख रहा है, ठीक है, फिर मरकरी दिख रहा है, फिर वीनस दिख रहा है, फिर अर्थ दिख रहा है। यानी आप इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हो गया मरकरी, सेकंड नंबर पे हो गया वीनस, थर्ड नंबर पे हो गया अर्थ, फोर्थ नंबर पे है मार्स, फिफ्थ नंबर पे है जुपिटर, सिक्स नंबर पे है सैटर्न, सेवन नंबर पे है यूरेनस और एट्थ नंबर पे है नेपच्यून। यानी कि आपको पता चला कि अर्थ की हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं और एक सन है जो हमारे लिए हेड का काम करता है। ठीक है, होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, द सन, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroids form the solar system। ठीक है, अब इसका मतलब जानते हैं। क्या लिखा हुआ है, सूरज, उसके 8 ग्रह, सैटेलाइट और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जिसका नाम है एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, वो सोलार सिस्टम बनाते हैं। देखिए अभी आपको नीचे एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड के बारे में बहुत ईजिली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तो बता देंगे। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक सौर्य परिवार है, यानी सोलर फैमिली है जिसमें सन सबसे मेन है, उसके बाद उसके 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, जो सूरज का लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सन के बारे में, यानी सूरज के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सन सोलर सिस्टम का सेंटर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे पहले वहाँ सन बना हुआ था फिगर में और उसके बाद 8 छोटे छोटे प्लैनेट्स थे। ठीक है, सूरज है वो सोलर सिस्टम का केंद्र है, सबसे मेन है। ठीक है, जैसा कि पहले भी हो गया था कि ये हेड है। ठीक, इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। वो बहुत ही बड़े आकार का है और बहुत सारे गर्म गैसेस से मिलके बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसके पास एक ऐसा बल है जिससे ये सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों और सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ को अपने से बांध के रखता है, यानी सारे ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट
फॉर द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा हीट और लाइट जिससे मिलती है हमें, वो कौन है? सन है, ठीक। बट दैट ट्रेमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। जैसा कि मैंने कहा, इसमें बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस थी, तो इससे हो सकता था कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन हमें इतनी गर्मी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उससे बहुत दूरी पे हैं। हम सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे हैं। इसकी वजह से हमें सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा पता नहीं चलती। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दीज आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे नाम आपको बेटा याद करने होंगे, ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। तो इस पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, लाइन वाइज। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब फिगर समझाया तो उसमें भी मैंने बोला कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, थर्ड पे क्या है। तो एक चीज़ बेटा याद रखना कि हम लोग कौन से नंबर पे हैं, थर्ड नंबर पे, यानी अर्थ प्लैनेट्स में थर्ड नंबर पे है, ठीक है। जो सन से तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पास में कौन सा प्लैनेट पड़ता है, अर्थ पड़ता है, ठीक है। और ऐसे ही सारे नंबर्स हैं। आगे देखते हैं बेटा। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, यानी एक सीमित रास्ता बना हुआ है जिसके तहत सारे 8 ग्रह सन का चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सन है, ठीक है, इसके चक्कर लगाते हैं 8 ग्रह, ठीक है। एक एक उनका रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते से क्या करते हैं, वैसा सूरज का लगातार क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, और ये किस तरह का रास्ता होता है, इलोंगेटेड तरह का, ठीक है। इलोंगेटेड इस तरह का शेप होता है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स। यानी मान लीजिए अगर ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ अपने ऑर्बिट में ऐसे ऐसे घूमता है इधर, और ऐसे से यहाँ बीच में सन है, ठीक, सन है ये, और सन के वो चारों तरफ क्या करता है, इलोंगेटेड पाथवे में पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे घूमता हुआ जाता रहता है, ठीक है। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। जब हमने फिगर देखा तो फिगर में क्या था कि मरकरी सूरज के सबसे पास था। ये 88 डेज़ में पूरा सूरज का चक्कर लगा के पूरा गोल घूम जाता है अपनी ऑर्बिट में। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन, यानी वीनस जो प्लैनेट है उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आकार और उसका साइज़ क्या है, लगभग अर्थ से मिलता जुलता है, ठीक। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि 8 ग्रह होते हैं, लेकिन अगस्त 2006 में ऐसा माना जाता था कि प्लूटो भी एक प्लैनेट है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब एक मीटिंग हुई कहाँ पे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में, तो वहाँ पे ये डिसीज़न लिया गया, ये निर्णय लिया गया कि प्लूटो एक प्लैनेट ना होके एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। इसके बारे में आप आगे क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना जानिए कि पहले प्लूटो को एक प्लैनेट के रूप में जगह दी गई थी, लेकिन बाद में उसे ड्वार्फ प्लैनेट में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ, यानी जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं वहाँ। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा पृथ्वी है वो सन से तीसरे नंबर पे सबसे पास आता है, ठीक है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, और अगर इसके आकार की बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, ये अपने पोल के पास। अब देखिए, इसके लिए आपको अर्थ समझना होगा। देखिए बेटा, ये हमारा अर्थ है, ठीक, और हमारा अर्थ नॉर्थ, मैंने आपको वैसे भी पहले बताया कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट और वेस्ट किधर है, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ जो कहा गया है वो क्या है। तो नॉर्थ पोल का मतलब है नॉर्थ वाले साइड पे हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा फ्लैट है, और साउथ वाले पार्ट पे थोड़ा फ्लैट है। यानी कि हमारा अर्थ कुछ ऐसा है, ठीक है, जहाँ पे नॉर्थ का ये पार्ट थोड़ा फ्लैट है, ये पार्ट थोड़ा फ्लैट है, ठीक।
याद रखेंगे अर्थ का शेप कैसा होता है, जियोइड, GEOID। ठीक है, वापस मैं बोल देती हूँ, GEOID। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। अर्थ ही एक ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा, हमारे पास पानी भी है, हवा भी है, और जितनी चीज़ें हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए वो सभी चीज़ें हमें कहाँ अवेलेबल है, हमारे ग्रह पे। ठीक है, हमारे अर्थ पे। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। जैसा कि बच्चों आपको अब तक पता होगा कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम सांस ले पाते हैं ऑक्सीजन की वजह से। ठीक, बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। और इसी के वजह से जो अर्थ है, जो धरती है, जो हमारा पृथ्वी है, वो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लानट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ है। ठीक है, बाकी सभी प्लैनेट्स पे क्या है, लाइफ नहीं है। क्या आपको पता है, अगर आप पृथ्वी के बाहर से पृथ्वी को देखेंगे तो वो आपको नीला दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी फिगर में दिखाया। तो देखिए, ये फिगर भी आपको नीला दिख रहा था। क्यों? स्पेस के बाहर से देखते हैं, आउट ऑफ स्पेस देखते हैं, स्पेस से देखते हैं, तो हमें क्या दिखता है कि हमारा अर्थ नीले रंग का दिखता है। अब क्यों नीले रंग का दिखता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक है, इसलिए हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों? क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि अर्थ को हम और क्या नाम देते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि ब्लू प्लैनेट। हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज़ कवर्ड बाई वाटर। यानी 2/3 ऑफ इट्स सराउंडिंग सरफेस इज़ कवर्ड बाई वाटर। पानी से 2/3 हिस्सा भरा हुआ है, इसलिए हमें क्या दिखता है, नीला दिखता है। ठीक बेटा, अब हम पढ़ेंगे चांद के बारे में। ठीक है, मून के बारे में। अब देखते हैं, द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। अर्थ के पास अपना सिर्फ एक सैटेलाइट है। अब जानते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। ठीक है, तो सैटेलाइट का मतलब होता है कि जब भी किसी प्लैनेट का चक्कर लगाता है कोई भी सैटेलाइट, तो उसे सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अर्थ है, ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है आपका। ठीक, अभी इसका चारों तरफ चक्कर लगा रहा है कौन, मून। इसी वजह से हमें क्या होता है, मून बहुत पास में दिखता है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ से बहुत पास है, जबकि सूरज और ये सारी चीज़ें हमसे बहुत दूर हैं। सूरज हमें इतना चांद से भी बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि वो बहुत बड़े साइज़ का है, पहले भी लिखा हुआ था। तारे हमें छोटे छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं। ठीक है, और सारे ग्रह हमें क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो हमसे बहुत डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, जबकि ऐसा बहुत ही कम, रेयर कुछ कुछ दिन आते हैं जब हमें मंगल ग्रह भी दिख सकता है। ठीक है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। इट अपीयर्स सो बिकॉज इट इज़ नियरर टू अवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी। क्योंकि हमारे पास होते हैं, मैं बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। यानी कि जो चाँद 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो अब हमें पता चल रहा है कि कितनी दूरी पे है। और अगर हम चाहे तो अभी हमने देखा था कि सूरज कितनी दूरी पे है, अब हमें पता चल गया चाँद कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं कि सूरज और चाँद में से कौन सा हमारे ज़्यादा पास है और कौन सा हमसे ज़्यादा दूर है। ठीक है, मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज़। यानी 27 दिनों में जो मून है वो अर्थ का पूरा एक चक्कर क्या करता है बेटा, लगा लेता है। ठीक है, देखिए मैं बता देती हूँ एक बार फिर से बना के। ये है अर्थ, ठीक, और ये है मून। ठीक है, तो 27 दिन लगते हैं जब मून अर्थ का पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक है, और हर बार उसको यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ जाने में एग्जैक्ट टाइम ही लगता है। ऐसा नहीं कि हर बार अलग अलग जाएगा। ठीक है, और इसका अपना ऑर्बिट है। एज अ रिज़ल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और इसी वजह से हमें आधा ही पार्ट दिखता है अर्थ का। मान लीजिए जब
मून यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, तो इतना सा पार्ट जो होगा अर्थ को दिख रहा होगा। रुकिए मैं इसको और क्लियर कर दूँ ताकि क्लियर साफ इमेज में समझ में आए आपको। ये है मून और ये रहा अर्थ, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, जब मून ऐसा पूरा घूम के आता है, ठीक, हमें एक साइड दिख रहा है इतना पार्ट, है ना। आगे आएगा यहाँ पे तो भी इसको ऐसे हाफ पार्ट दिख रहा होगा, इधर आगे आएगा तो भी इसको ऐसा हाफ पार्ट ही दिखेगा। तो इसका मतलब कि हमेशा अर्थ को वन साइड ऑफ द मून ही क्या होता है, विजिबल होता है, दिखाई पड़ता है। द मून डज नॉट हैव एनी कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। जैसे कि अर्थ पे लोग रह सकते हैं लेकिन मून पे कोई नहीं रह सकता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे हवा नहीं है, ठीक है। जबकि वहाँ पे पर्वत है, प्लेन्स हैं, डिप्रेशन का मतलब होता है जैसे ये नॉर्मल एक ज़मीन है, ठीक है, जब यहाँ बीच में ऐसा हो कि किसी कारणवश ये गड्ढा हो रहा है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये मिट जाए, ठीक, तब क्या कहलाता है, ये डिप्रेशन कहलाता है। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एस्टेरॉइड, जो मैंने आपको ऊपर बोला था कि ये मैं पढ़ाऊँगी आगे, क्योंकि आगे इसको क्लियर बेस पे लिखा है, तो अब हम वहाँ पहुँच गए हैं। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. जुपिटर और मार्स के बीच में एक ऑर्बिट आता है, ठीक है, ये जुपिटर है और ये मार्स है, ठीक है, फोर्थ है ये मार्स और फिफ्थ क्या है, जुपिटर। इसके बीच में एक ऑर्बिट होता है जिसे हम क्या बोलेंगे, एस्टेरॉइड की ऑर्बिट। रुकिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ। तो एस्टेरॉइड की ऑर्बिट है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ हमने वैसे भी पहले पढ़ लिए कि बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो सन के चक्कर लगा रही हैं, तो ऐसे कुछ और भी चीज़ें हैं जो सन के चक्कर लगा रही हैं, ठीक है, वो क्या है, एस्टेरॉइड्स हैं। अब ये कहाँ से आई, क्या है ये, एस्टेरॉइड्स आर द पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड ईयर्स बैक। तो एस्टेरॉइड भी हमारे इन ग्रहों के ही पार्ट्स थे, ठीक है, जैसे जुपिटर, मार्स, अर्थ, मरकरी, सैटर्न, यूरेनस, ये सारी चीज़ें जो भी हैं आटो प्लैनेट्स, उनके ही पार्ट्स हैं जो किसी समय बहुत पहले के समय में क्या हुए थे, टूट गए थे, ठीक है, एक्सप्लोड कर गए थे, बर्स्ट कर गए थे, जिसकी वजह से कुछ पार्ट्स निकल गए और वो किस चीज़ में आ गए, एस्टेरॉइड्स का काम करने लगे, ठीक है। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे मेटेरॉइड्स, ठीक है, एस्टेरॉइड हमने पढ़ लिया, अब हम मेटेरॉइड पढ़ेंगे, मेटेरॉइड्स, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स, यानी कुछ छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े जो सूरज के आसपास घूम रहे होते हैं उसे मेटेरॉइड कहते हैं। समटाइम्स दिस मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी ऐसा होता है कि ये मेटेरॉइड्स अर्थ के इतना पास आ जाते हैं, इतना क्लोज आ जाते हैं कि लगता है शायद इस पे गिर जाएंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर दे हीटेड अप एंड बर्न। उस समय फ्रिक्शन, हवा में फ्रिक्शन होता है, तो हवा के फ्रिक्शन की वजह से उनमें गर्मी उत्पन्न होती है और वो जल जाता है। इट कॉजेज़ अ फ्लैश ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हमें एक लाइट का फ्लैश देखने को मिलता है। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। कभी कभी मीटियोर अच्छी तरह से, पूरी तरह से जल नहीं पाता और क्या, ज़मीन पे गिर जाता है, यानी अर्थ पे गिर जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटेरॉइड्स कहते हैं, ठीक। अब दिया हुआ है, डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्टारी नाइट। दिया है, आपने कभी नोटिस किया है कि एक साफ रात में अचानक आकाश से कुछ चमकती हुई चीज़ एक रास्ते की तरह बनाता हुआ एक ब्रॉड बैंड की तरह दिखे, तो वो क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्टार का क्लस्टर। एक साथ जब मिलियंस ऑफ द स्टार्स दिखते हैं तो वो क्या होता है, मिल्की वे गैलेक्सी। ऐसा माना जाता है कि हमारा सोलार सिस्टम भी गैलेक्सी का एक पार्ट है, और जबकि हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट ग्लोइंग इन द स्काई। पहले के समय में ये माना जाता था कि आसमान में
एक चमकता हुआ नदी है और इसलिए इसका नाम आकाश गंगा रखा गया था। A galaxy is a huge system of billions of stars and cloud of dust and gases. तो हमें पता चला कि गैलेक्सी क्या है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है बहुत सारे स्टार्स का, बिलियंस ऑफ स्टार्स, और किसका, बादलों में कुछ कुछ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ गैसेस हैं, ऐसी सारी चीज़ों से मिलके क्या है, हमारा गैलेक्सी बना हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारे छोटे 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 स्टार्स दिख रहे हैं, इतने कि मैं अगर टिक भी लगाऊं तो मेरे टिक में समझ नहीं आएगा कि कहाँ स्टार्स हैं। ठीक है, तो बिलियंस ऑफ द स्टार्स का एक पूरा कॉम्पैक्ट बेस क्या होता है, वो एक गैलेक्सी में फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आगे नीचे दी हुई एक्सरसाइज करिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।